नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब श्रोताओं। आपने ट्यून किया है 88.4 एफएम सदाए पीर पंजाल, आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे निधि और मेरे साथ है आरजे अदीबा। तो श्रोताओं, आज हमारा पॉडकास्ट सिर्फ एक मेडिकल डिस्कशन नहीं, ये जिंदगी, जिम्मेदारी और जागरूकता की बात है। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दो ऐसी शख्सियतें जो साइंस, सेंसिटिविटी और समाज तीनों को जोड़ती हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर शरण श्रीनिवासन, जो कि एक वरिष्ठ न्यूरोसर्जन हैं, जो हर दिन ये साबित करते हैं कि एक सही समय पर लिया गया मेडिकल डिसीजन किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। और इसके साथ साथ ही वो एक लेखक भी हैं, जिनकी किताबें मेडिकल साइंस को आम लोगों की भाषा में समझाने का काम करती हैं। और श्रोताओं, इसके ऊपर एक चार चांद वाली बात बताऊं, उनके साथ मौजूद हैं उन्हीं की धर्मपत्नी डॉक्टर प्रतिभा शरण, जो कि एक प्रसिद्ध न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट है, जो सिर्फ मरीजों का इलाज ही नहीं करती बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार और रिकवरी पर गहरी समझ रखती हैं। तो आज हम इन दोनों का अपने स्टूडियो में सदाए पीर पंजाल की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सर एंड मैम, हमारे रेडियो स्टेशन की एक बहुत ही खास ट्रेडिशन है कि हम किसी शख्स को उसके ओहदे से ज्यादा उसकी शख्सियत से जानते हैं। तो सर, इसी परंपरा को निभाते हुए हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर शरण और डॉक्टर प्रतिभा आखिर है कौन, और आपके नाम के साथ जो डॉक्टर लगा है वहां तक पहुंचने का आपका सफर कैसा रहा? मैं 8वीं क्लास से न्यूरो सर्जन बनने का डिसीजन ले लिया मैं। जी। बहुत आदमी पूछते कैसा, वो इतना छोटा उम्र में कैसा होगा उसको ऐसा। सो मेरा माँ एक रीडर्स डाइजेस्ट का एक पुस्तक है, वो सब्सक्राइब कर रहा था, हर महीने आता था वो। सो मैं पुस्तक पढ़ने में बहुत शौक था मुझे। वो टाइम में व्हाट्सएप नहीं था, यूट्यूब नहीं है, टिकटॉक भी नहीं था वो टाइम में। सो मैं वो पुस्तक में 3 टॉपिक्स में जरूर पढ़ता था। पहला टॉपिक पढ़ना, एक टॉपिक आता था ड्रामा इन रियल लाइफ। ओके। सच का कहानी में एक वो पूरा एक कहानी की टाइप में लिखता था। वो एक एडिशन में एक ड्रामा इन रियल में क्या हुआ कि एक लेडी वो स्विट्जरलैंड में आल्प्स में स्कीइंग, आपको पता है स्कीइंग कश्मीर में, सो स्कीइंग कर रहा था, कुछ हुआ, वो बेहोश पड़ गया। ओके। वो टाइम में हेलीकॉप्टर आके उसको उठाया। वो 1980s में, वो टाइम में इंडिया में तो हेलीकॉप्टर पेशेंट उठाना तो नामुमकिन था। सो वो कितना अच्छा लिखा था, मुझे वीडियो की टाइम में मेरा मन के सामने आया। सो उठा के अस्पताल में लेके गया, उसको ब्रेन के अंदर कुछ फटा था, वो अन्यूरिज्म हम बोलते हैं, वो उसका ऑपरेशन किया, कुछ वगैरह वगैरह हो गया, वो ठीक हो गया जी। सो मुझे उतना कुछ था थी, ये पूरा ड्रामा के बाद ये अच्छा हो गया। तो पहला। दूसरे नेक्स्ट महीने एपिसोड में एक न्यूरोसर्जन का खुद का कहानी, वो कैनेडियन न्यूरोसर्जन था, वो बच्चे ब्रेन का कैंसर के ऊपर वो ऑपरेशन कर रहा था। वो कितना मुश्किल है करने के लिए एक, और उसके साथ वो माँ बाप का प्रॉब्लम और दादा दादी का प्रॉब्लम। जी। सो दादा दादी सिर्फ बच्चे के लिए वो पिक्चर में आता, कैसे उसको हैंडल करना, वो इमोशनली उसके बारे में बात किया था, दिखाता, वो भी मुझे मन लगा। तीसरा एपिसोड में क्या हुआ कि ब्रेन के बारे में एक आर्टिकल आया, कितना ब्रेन के बारे में किसी को पता ही नहीं है। बिल्कुल। मुझे एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। क्या सबको पता है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो क्या नहीं पता वही ढूंढ के जाता हूँ। बहुत बढ़िया। हाँ, सो एक्सप्लोरिंग। सो मुझे ऐसा फील चाहिए था कि कुछ क्या पता नहीं है वो करना है। ओके। इसके ऊपर मैं डिसाइड किया मैं न्यूरोसर्जन पर। सो डिसीजन लिया मैं 1982 में। मेरा न्यूरोसर्जरी डिग्री मिला 2000 में। 18 साल में वो ड्रीम अलाइव रखा। वो वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट मैसेज टू द ऑडियंस। ड्रीम करना एक, वो ड्रीम को आपके मन में रखे, वो पूरा एंड तक लेके जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरे वो डिग्री आने के लिए 18 साल लगा।
राइट सर। 18 साल में बहुत ये ऊपर नीचे ये वो सबका एडवाइस आया, ये करो ये मत करो ऐसा वैसा। मैं सिर्फ न्यूरोसर्जरी एग्जाम लिया। कैसा वो ये महाभारत में आई ऑफ द फिश है ना, जी। तो मेरा फोकस क्लियर था, लेजर फोकस। तो सिर्फ न्यूरोसर्जरी एंट्रेंस एग्जाम लिया, वो किया। सो दैट इज हाउ आई बिकेम अ न्यूरोसर्जन। बहुत 20 साल हो गया, मैं पूरा अभी भी मुझे पूरा किक किया न्यूरोसर्जरी का। सर 18 साल का जो आपका ये सफर है, उसमें क्या कोई ऐसा मोमेंट रहा जब आपको लगा कि नहीं अब मुझसे ये नहीं होगा? नहीं, सो मैं कैसा आर्मी में बोलते हैं ना, यू बर्न योर ब्रिजेस। जी। मैं क्लियर हुआ था कि मैं यही करूंगा। मैं कितना पागल था क्योंकि वो टाइम में ये नीट नहीं था। अलग अलग एक इंस्टीट्यूट के अलग अलग एग्जाम, एम्स का अलग एग्जाम है, एएफएमसी का अलग एग्जाम है, कर्नाटका में अलग एग्जाम है, इसको अलग है, प्राइवेट अलग, सेंट जॉन्स अलग। सो नॉर्मली हमारा टाइम में 10 से 14 एग्जाम्स लेना था जीजी के लिए। जी। सब एक ही जगह से नहीं, इधर दौड़ना है उधर दौड़ना है, ये ट्रेन पकड़ो ये ट्रेन पकड़ो ये ट्रेन पकड़ो। सो ऐसा था। जी। मेरा फ्रेंड्स 10 से 14 एग्जाम लिया, मैं सिर्फ एक एग्जाम लिया, निमांस 2 एग्जाम न्यूरोसर्जरी के। वो सब पूछा कि तुम पागल है। पूरा कर्नाटक में वो टाइम में 6 सीट न्यूरोसर्जरी के लिए, 6 पीजी के लिए। से मैं वो पूछा मुझे, तुम नहीं मिला तो क्या करेगा? जी। वो सही बात। मैं बोला मैं 5 साल ट्राई करूंगा, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा ये होगा नहीं होगा। बहुत ही इंस्पिरेशन भरा सर का सफर है। तो श्रोताओं, हमने जाना कि जो शरण से डॉक्टर शरण तक का सफर है, उसे पूरा करने में सर को 18 साल लगे। तो मैम सेम सवाल मेरा आपसे भी है कि प्रतिभा से डॉक्टर प्रतिभा तक का सफर, और उससे पहले वो नन्ही प्रतिभा आखिर कहाँ से बिलोंग करती हैं और यहाँ तक कैसे पहुंची? मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं था। तो फादर जुडिशरी में तो थे, तो उसका पूरा हाव भाव, वो मैनरिज्म, वो जो उसको रेस्पेक्ट मिलता था। छोटे से गांव में एक जज बहुत बड़े आदमी होते हैं, जो प्रिंस प्रिंसेस के तरह हम लोगों को लेके जाते थे, वापस लेके आते थे। ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत अच्छा था। और हर रोज पापा से कुछ कहानियां सुनते थे, कोर्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, कुछ कुछ केसेस, इंटरेस्टिंग केसेस वो हम लोगों को सुनाते थे। तो मुझे तो क्लियर था कि मुझे जुडिशियल ऑफिसर बनना है, कि ठीक है। और पापा को उस टाइम में ये परेशानी थी, बहुत सारे वुमेन जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं थे, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन ये था कि अगर तुम जुडिशियल ऑफिसर बन जाओगे, हर 3 साल में ट्रांसफर्स होते रहते हैं। ठीक, तो अगर तुम्हारा मैरिज हो गया और वो हस्बैंड कुछ और काम में है, तो तुम ट्रैवल करते रहोगे, हस्बैंड वहां कहीं और रहेगा, तुम्हारा बच्चों का क्या होगा, फैमिली ट्रेडिशन क्या होगा, कैसे निभा पाओगे? तो उसने बिल्कुल मना कर दिया। उसने बोला नहीं, तुम नहीं करोगे। मैं स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी, तो स्पोर्ट्स कोटा में मुझे बैंगलोर मेडिकल कॉलेज में उस टाइम में बहुत आई थिंक 2nd or 3rd राइट कंट्री में, तो उसमें सीट मिल गया। तो पापा ने बोला नहीं, जुडिशरी में 5 years कोर्स शुरू हुआ था उसी ईयर में, मुझे वहां भी मिला था, लेकिन पापा ने मना कर दिया और बोला मेडिकल कॉलेज में सीट मिला है, तुम्हें जाना है, बस हो गया। तो मैं एक्चुअली बाथरूम में बंद कर लिया था अपने आप को, मुझे नहीं जाना था। कि मेरे फ्रेंड को बुला के उसके पास पैसा देके फीस भरने के लिए मेरे फ्रेंड के साथ मुझे भेजा था। तो ऐसे शुरू हुआ मेरा कहानी। हाँ, उसके बाद ज्वाइन हुआ और 6 महीने में हम लोग मिले, तो कहानी कुछ और हो गया। छोड़ नहीं सकता भी, मेरे साथ अटक गया। सब चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से हम दोनों 17 साल के साथ टाइम एज से 17-18 एज से हम जानते हैं दूसरे को। तो एमबीबीएस के सफर भी टुगेदर हो। देयर इज नो लुकिंग बैक। मेरा आदत ये है, कुछ करना है तो मन लगा के 100% करना है। अगर जुडिशरी होता तो वही करती, अभी डॉक्टर बनने का लिया तो ठान लिया कि करना है तो किया। तो इस सफर में आपको हम सफर भी मिले। आई मैं अगर इसे ऐसा व्यक्त कहूं तो कोई दोहराई नहीं होगी। ऐसा बता, वो गलत है, मिलता तो है
तो डॉक्टर, हमारे रेडियो प्लेटफॉर्म को आज बहुत सारे पीजी स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं, और जैसा कि हम जानते हैं पीजी स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डायलेमा ये होता है ब्रांच सिलेक्शन। खासकर न्यूरो साइंस या न्यूरो सर्जरी की अगर मैं बात करूं तो इसे एक टॉपर ब्रांच माना जाता है, जिसे लेकर स्टूडेंट्स के मन में एक्साइटमेंट के साथ साथ थोड़ा प्रेशर और फियर भी होता है। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने खुद न्यूरो साइंस या फिर न्यूरो सर्जरी को अपनी स्पेशलिटी के रूप में क्यों चुना, एंड बीइंग अ न्यूरो सर्जन सर आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, और स्पेशली जो पीजी स्टूडेंट्स हम सबको सुन पा रहे हैं, आगे चलकर कौन सी स्ट्रीम चूज करने वाले हैं, उनके लिए आप क्या गाइडेंस और एडवाइस देना चाहेंगे? पहला एड्रेस मैं सबको क्या बोलता हूँ बहुत साल से कि आप पैसा कमाने के लिए डॉक्टर मत बनो। जी। सब मुझे मेरे मुंह को देखता है कि आदमी कोई पैसा कमाया है तभी स्वामी जी की तरह बात कर रहे हैं। बस मन में, मुंह में तो बात नहीं कर सकता, मन में तो चलता है वो, सच में है, क्योंकि सब करने के लिए पैसा के लिए। मैं उसको बोलता हूँ देखो, एन एवरेज डॉक्टर एवरेज आदमी के ज्यादा पैसा कमाता है, बस सच है। ओके सो लेकिन वो संडे सुबह 2 घंटे मुझे एक 9 साल का बच्चा ब्रेन के अंदर क्लॉट आके आ गया तो एक्सीडेंट से, मैं पैसा कमाने के लिए नहीं जाता, वो जान बचाने के लिए जाता। Exactly. सच में। अब दूसरा, वो बच्चा मरा या जिया मेरा पैसा आता है, लेकिन वो बच्चा ठीक हो गया तो वो पेरेंट्स को क्या मिलता है वो पैसे से नहीं खरीद सकते। सो मैं सबको क्या बोलता हूँ कि MBBS है या किसी फील्ड मेडिसिन में है, मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, नॉट द मेन एजेंडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेकेंड मैसेज है मेरे। सो मतलब कि आपको मन में क्या लगता है, सब फील्ड्स अच्छा है या बुरा है या अच्छा है, वो पैसा से देखा तो वो फर्क पड़ेगा। आपके दिल में क्या बनता है वो कर दो। माइक्रोबायोलॉजी भी अच्छा है, कार्डियोलॉजी भी अच्छा है, न्यूरोसर्जरी भी अच्छा है। सो आप गलत मत समझिए थी ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, वो झूठ है, सच में झूठ है। अभी एटलीस्ट आज सिचुएशन पहला वो है। अभी MBBS अभी 4 years + 1 year है, हमारा टाइम में 4.5 years + 1 साल इंटर्न, उसके बाद न्यूरोसर्जरी ट्रेनिंग 6 साल। मतलब कि बाय द टाइम आई गॉट माई डिग्री एज अ न्यूरोसर्जन मैं 32 साल का था, 32 years। Okay. आई वॉज मैरिड विद 2 children। एट द टाइम फाइनली न्यूरोसर्जरी में मैरिड विद 2 children मेरा सैलरी था 5,000 रुपये। Okay. सच में हम कैसा जिया, क्योंकि मैं हम माँ बाप के साथ वही घर पे रहते थे हम रहते। सो ये सैक्रिफाइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पता चला कि सोइंग एंड रीपिंग, कब ये सो करते कब ये आता है वो अलग टाइम है, वो इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। सो वो इसे वर्ड क्या बोलता है कि वो स्टाइपेंड दे के मत जाऊंगा, इधर अच्छा स्टाइपेंड देता है उधर जाऊंगा, इधर ऐसा है, ऐसा वो गलत है। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा, वो ट्रेनिंग इतना खराब था, इतना टफ था, आपके मन में यू कांट इवन इमेजिन। मेरा स्केड्यूल था मंडे मॉर्निंग 7 बजे, ट्यूसडे नाइट 9 बजे, वेडनेसडे मॉर्निंग, थर्सडे नाइट, फ्राइडे मॉर्निंग, सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग, मंडे नाइट, 36 hours ऑल्टरनेट डे। Okay. 4 साल, 4.5 साल। वो टाइम में मोबाइल फोन भी नहीं था, ये बोलता था न्यूरोसर्जन। ऐसा मुझे पता था तो मैं आपको न्यूरोसर्जन बनने का नहीं छोड़ता था। तो शी वाज नॉट सीइंग मी फॉर डेज। उसको देखना है, मिलना है, तो मैं लंच पैक करके उसका कपड़े बदलने के लिए, कपड़े नेक्स्ट डे के लिए वो लेके जाती थी। OT साइड रूम में जगह था, वहां बैठ के वेट करती थी। तो कभी कभी आ सकते थे, कभी कभी अगर सर्जरी ज्यादा डिले हो गया तो नहीं पाती। ऐसे हाल होता। एक टाइम क्या होता था कि ये जैसा करता है कि सेकंड शो पिक्चर देखेंगे। Okay. सो टिकट खरीद के वो बैठते थे 9:30 शो, वो टाइम में। सो मैं ऑपरेशन के टाइम ऊपर वो क्लॉथ देखा था 4 बजे सुबह। जी। मैं आई वुड हैव फॉरगॉट, मैं भूल जाता था ये पिक्चर को जाना है, ये घर में बैठ कर रो रहा था। तभी मोबाइल फोन नहीं है, कांटेक्ट करना कब आएगा कब नहीं आएगा क्या होगा, कुछ नहीं था, संपर्क नहीं होता था।
सो मैं क्या बोल रहा कि इतना टफ था. सो वो टाइम में क्या हुआ कि कितना खराब था, इट वाज टेरिबल. फाइनली न्यूरोसर्जरी में मुझे इधर एक स्वेलिंग हो गया. फाइनल एग्जाम के 6 महीने पहले. दर्द नहीं था, टाइम नहीं है, सांस लेने का टाइम नहीं है, सोचने का टाइम नहीं है, क्योंकि फाइनल ईयर एग्जाम करना, ये करना, वो करना, कितना काम चल रहा है. सो फाइनली मैं ये डॉक्टर को मिला कॉरिडोर, देखो ये दवा ले लो, वो दवा ले लो. खाता था पहले. 6 महीने इतना बड़ा हो गया कि 10 फीट के मिरर से दिखा था. अच्छा. दिन में सोचा कुछ हो रहा है. सो एक बायोप्सी करने के लिए वो नील में कुछ नहीं आया, लेकिन मैं सोचा कुछ हो रहा है. सो बायोप्सी कराते, ऑपरेशन करके बायोप्सी कर निकाला, वो टीबी आ गया. ओके. 6 months बिफोर मैं फाइनल ईयर एग्जाम. सो आज टीबी का दवा शुरू किया. दवा शुरू करके 2 दिन के बाद मेरे जूनियर्स 2 स्टूडेंट्स वो एग्जाम को जाना था, उसके लिए लीव चाहिए था. मेरा सीनियर डॉक्टर बोला शरण को टीबी हो गया, वो शायद लीव ले गया. टीबी है तो लीव लेना है ना. सो तो उसको लीव ले जाता, तुमको लीव नहीं दे पाए. ओके. मुझे पता नहीं चला कि एक आदमी लीव 2 आदमी का लीव कैसा कनेक्ट होता है, मुझे पता ही. एक तो पता चला, बाद में पता चला कि क्यों ऐसा वो दोनों आके मेरा पैर पकड़ा. हाँ. ओके. पकड़ा कि कुछ करो नहीं तो हम फेल हो जाए. मैं बोलो जाओ. मैं लीव नहीं लिया. टीबी का दवा खा के 36 आवर्स ड्यूटी किया, 2 महीने, ओके. विदाउट एनी एक्सक्यूज. मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब होता है लाइफ. अभी हमारा लाइफ देख के आप समझ सकते हैं, हाँ ऐसा है. वैसा आसान सफर नहीं था. एंड आई ऑल्सो टेल पीपल इंग्लिश में, तुम्हारा ट्रेनिंग स्ट्रिक्ट नहीं है तो तुम्हारा लाइफ खराब है. ओके. तुम्हारा ट्रेनिंग खराब है तो ट्रेनिंग टफ है तो लाइफ अच्छा होगा. ट्रेनिंग खराब है तो लाइफ तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ट्रेनिंग हैज टू बी रूथलेस होना है, वो टाइम में अच्छा लगेगा. सो आई थिंक आई हैव नो रिग्रेट्स ऑफ व्हाट आई हैव डन टू बी अ न्यूरोसर्जन. 12 years ट्रेनिंग. मेरा बेटी तो बड़ा बच्चा बेटी है जी. 4 साल वो हॉरिजॉन्टल में देखा कैसा बड़ा हो. क्योंकि सुबह निकलते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो वो उठी नहीं होती है. तो ऐसे सुलाते हुए वो चले जाते हैं. बाद में जब वापस आते हैं वो बहुत लेट होता है, वो सोती रहती है. तो खाली ऐसे लंबा ऐसे हॉरिजॉन्टली होते हुए देखा, वर्टिकली नहीं देखा. दूसरा वो टाइम में मोबाइल फोन कैमरा नहीं तो सब उसका कहानी में सुनना है. ऐसा किया वैसा किया, ऐसा बात किया वैसा बात किया. एक ही घर में रह के अपने कहानी ही सुना. क्या करो, क्योंकि सिचुएशन मतलब मेरा फोकस क्लियर था कि न्यूरोसर्जन बनना है. सो सैक्रिफाइस तो करना है, नहीं किया तो नहीं होगा. मेरा सफर था. नहीं, बहुत एक इंस्पिरेशनल जो चीजें हैं वो स्टूडेंट्स को इंसाइट्स मिल रहे हैं आपसे कि कैसे इतने स्ट्रगल के बाद भी स्टिल यू आर हियर. I am in my 26th year of practice as a neurosurgeon. I have no plan to retire. No plan. कितना टाइम ये अच्छा है, मैं काम कर रहा है, क्योंकि कितना पेशेंट का हेल्प कर सकता है. सो मेरा रिटायरमेंट प्लान नहीं है, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा, मेरा पैशन कर रहा. पैशन के लिए कुछ छुट्टी की नहीं है, कुछ रिटायरमेंट नहीं. ओके मैम, जैसे न्यूरो साइंस के बारे में तो हमें थोड़ा आइडिया है, लेकिन न्यूरो साइकोलॉजी के बारे में ये तो कुछ लोगों ने सुना भी नहीं होगा, जैसे कि मैंने भी नहीं सुना है. तो हम जानना चाहेंगे आपने इस सब्जेक्ट को क्यों चुना, और जो बडिंग डॉक्टर्स या स्टूडेंट्स आगे चलकर अपनी स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, कि आप उनके बारे में कुछ बताएं. ये भी कुछ हटके एक स्टोरी है, क्योंकि ये जो मेरा क्वालिफिकेशन है वो शायद इंडिया में एक ही है. ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट मेडिसिन किया, MBBS डॉक्टर, उसके बाद मैंने इसके हिसाब से, इसके मान से मैंने किया, नहीं तो मैं शायद नहीं करती, क्योंकि उसका काम यही था कि पेशेंट्स को ठीक करना है. इंजरी जो हुआ है या स्ट्रोक जो हुआ है, उन लोगों को ठीक करने का काम इसका था, लाइफ बचाने के बाद. हाँ. तो उसके बाद उनको बहुत सारे प्रॉब्लम होते थे, जैसे कि मेमोरी इश्यूज होते थे, या बिहेवियरल इश्यूज होते थे, या कुछ कैलकुलेशन करना नहीं होता,
ये सब हायर मेंटल फंक्शंस बोलते हैं, वो सब नहीं हो पाता था उन लोगों से। तो इसने बोला कि तुम इस फील्ड में क्यों नहीं कुछ कर सकते हो, क्योंकि न्यूरो रिहैबिलिटेशन इज समथिंग, वो हमारे जमाने में तब भी शायद किसी को पता नहीं था, डॉक्टर्स को भी पता, डॉक्टर्स को भी पता नहीं था। तो उसने बोला ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो मैंने एक फोर्स किया काउंसलिंग में, उसके बाद न्यूरोसाइकोलॉजी किया निमान से, उसके बाद मैंने न्यूरो रिहैबिलिटेशन फेलोशिप किया। करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि हम दोनों का काम बहुत एक के साथ एक जुड़ा हुआ लगता है। जैसे कि वो बोलते रहते हैं कि वो हार्डवेयर का काम करते हैं, मैं सॉफ्टवेयर का क्या काम करती हूँ। तो ऐसे हुआ। तो ये प्लान्ड नहीं था मेरे तरफ से, लेकिन प्लान बन गया। लेकिन आज मेरे सारे जो पेशेंट्स है उसका रिजल्ट्स देख के मुझे बहुत खुशी होता है कि शायद वो थेरेपी के बिना शायद कुछ नहीं कर पाते थे, वेजिटेटिव रह जाते, है ना, बिल्कुल कुछ नहीं करता। लेकिन आज ये थेरेपी के बाद बहुत सारे लोग वापस काम पे गए हैं जी। तो ये बहुत अच्छा लगता है। नहीं सीरियसली ये काफी अच्छी शर्माली न्यूरोसाइकोलॉजी का जो लोग करते हैं वो बीए करते हैं साइकोलॉजी में, एमए या एमएससी करते हैं, उसके बाद न्यूरोसाइकोलॉजी करते हैं ना। लेकिन मेरा अलग सा रूट हुआ डॉक्टर बन के। तो मुझे ये डॉक्टर के तरफ से परेशानी भी मुझे मालूम पड़ता है। अगर वो उसको सर दर्द है, बैक पेन है, या बीमारी कुछ और बीमारी है, फीवर है, उसका ट्रीटमेंट भी कर सकती हूँ। लेकिन वो लोग प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते। मैं यहाँ प्रिस्क्रिप्शन भी दे सकती हूँ, लोगों का मेंटल प्रॉब्लम्स जो है वो भी हैंडल कर सकती हूँ। So, and we can say you are 2 in 1. Yeah, 2 in 1. And right. तो सर अभी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे न्यूरो सर्जरी एक हाई स्टेक प्रोफेशन माना जाता है, तो डॉक्टर्स की लाइफ में से बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जो सिर्फ पेशेंट्स के लिए ही नहीं बल्कि डॉक्टर के लिए भी एक लाइफ चेंजिंग टाइप होते हैं। तो सर क्या आप अपना कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस या अपने डॉक्टर की हिस्ट्री में कोई ऐसा केस शेयर करना चाहेंगे जो आपके लिए प्रोफेशनली या फिर मैं कहूँ कि इमोशनली बहुत इम्पैक्टफुल रहा हो? सो सच में हम ह्यूमन बींग्स है, मनुष्य है, सो इमोशन तो होगा, बिल्कुल। लेकिन इमोशन बहुत हो गया तो डिसीजन मेकिंग खराब हो जाता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम वो इमोशन साइड में रखे, काम में फोकस करो। इसलिए हमारा मेडिसिन में बोलता है कि आपका खुद का रिश्तेदार के लिए ऑपरेशन मत करो, क्योंकि वो इमोशन ओ मेरा बाप के साथ में ऑपरेशन कुछ हो गया तो, इसीलिए हम बोलते हैं कि ऐसा क्लोज रिश्तेदार के साथ ऑपरेशन मत कीजिए, आपको ऐसा हो गया तो। सो वो कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सीख लिया है कंट्रोल करने के, नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि काम करना इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्पेशली हमारा कुछ हेरिडिटरी का काम बहुत खराब है, ब्लीडिंग बहुत होता है, मुंह में ब्लड है, खजामा में ब्लड है, किधर पूरा इट्स लाइक एक बैटल फील्ड की तरफ होता है। लेकिन फाइनल अच्छा पेशेंट अच्छा हो गया तो हमको वो जोश अलग है। सो क्या होगा कि सब रिजल्ट एक ही टाइप नहीं होगा। बहुत आदमी में पेशेंट में देखा हूँ कि ये अच्छा होगा, मैं सोचता हूँ वो मर जाता है, ओके, और दूसरे में ये नहीं होगा बोलते वो अच्छा हो जाता है। उसमें हमको क्या, हम सबको डॉक्टर को क्या हमको पता चला कि हमारे ऊपर एक पावर है, वो पावर डिसाइड करता है किस कौन जीता है, कौन पेच है। हम नसीब भी बोल सकते हैं, नसीब पे भगवान क्या भी बोलो, वो हमारे ऊपर एक है। लेकिन वो तो सच में हम एवरी टाइम मैं सर्जरी को स्क्रब करता हूँ, आई प्रे, मैं 2 प्रे कर, पहला कि उसका अच्छा हो जाओ, दूसरा क्या कि मैं ठीक करो, क्योंकि एक टाइम वो अर्जेंट में कुछ हो गया तो वो भी, बिकॉज ये इमरजेंसी सब अर्जेंट स्पीड में काम कर रहे हैं, स्पीड विथ एक्यूरेसी। एक टाइम जल्दबाजी में गलत हो जाएगा, वो नहीं होना, लेकिन हर मिनट इंपॉर्टेंट है ब्रेन को हम सैलेज करने की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बट क्या हो गया, मेरा विजन था, मेरा ड्रीम था न्यूरो सर्जन बनने के। सो वो काम में मैं चले गया, ट्रेनिंग करके 3 साल हो गया था। मैं देखा कि सिर्फ ऑपरेशन से सब ठीक नहीं हो रहा है। ऑपरेशन हो गया, मैं टाका निकल गया, लेकिन वो भी अभी भी बेहोश है। सब फैमिली पूछता था डॉक्टर साहब आंख कब खोलते हैं, ये होश कब आएगा,
ये कब बात करेगा, चलेगा फिरेगा, ये सब। सो वो प्रश्न के लिए मेरे पास उत्तर नहीं था। सो मैं सोच रहा था ये क्या हो रहा है, ये मैं इसी के लिए मैं सब्सक्रिप्शन नहीं दे, क्योंकि वो रीडर जज में ये सब नहीं बोला। बिल्कुल किसी मुझे प्रिपेयर नहीं किया कि तुम क्या करेगा और सब रिजल्ट अच्छा होगा, मैं सोच के आ गया, वो नहीं हुआ। सो देन आई रियलाइज दैट सर्जरी इज जस्ट 25% मेरा काम, अलग काम सर्जरी के अलावा है, आईसीयू का काम, ये काम, वो काम। सो मैं ऐसे सोच के बैठा था, 3 पेशेंट का स्टोरी बैक टू बैक हो गया मेरा ट्रेनिंग के टाइम में। ये 1996 to 1997 के टाइम में था जी। पहला स्टोरी था। ये सब मोबाइल फोन ये रखा पहले, ठीक है। एक आदमी वो किधर एक्सीडेंट हुआ रास्ते में, मिडनाइट में, वो बेहोश पड़ा था रोड में, पुलिस उठा के अस्पताल लेके आए। सो हमारा वर्ल्ड में अननोन था कि वो कौन है, पता नहीं, उसके पास फोन नहीं था, किसी आईडी नहीं था। सो उठा के लेके आया। सो हमारा अस्पताल में क्या रूल था, ऐसा पेशेंट उठा के लेके आए तो पूरा कंडीशन खराब है तो उसको घर वाला आने के लिए मत वेट करो, क्या क्या चाहिए तुम कर दो, लाइफ से। सो हम स्कैन किया, उसके सिर के अंदर पूरा क्लॉट था, अभी उसको ऑपरेशन करना है। ऑपरेशन कौन साइन करेगा, कौन भी नहीं था, मैं खुद साइन किया। ओके वी आर अलाउड टू साइन एज लाइफ से, मैं खुद साइन करके मैं ऑपरेशन किया, उसका जान बचा। 8 घंटे के बाद उसका फैमिली आ गया, दो हफ्ता आईसीयू में ऐसे हो गए। फाइनली एक स्टेज आके उसको घर भेजा। सब मैं छोटा डॉक्टर था, मैं पूरा हीरो बन गया, मैं उसको जान बचा, ये वो, तो मेरा मन में ऐसा था। 1 महीने के बाद वो उसका वाइफ मेरा ओपीडी में आ गया, आके मुझे पूछा उसका जान क्यों बचा है। ओके मैं सोचा मैं गलत सुना, हाँ मैंने ऐसा देखा उसको, और फिर वो बोला डॉक्टर साहब इसका जान क्यों बचा। मुझे तो ये जागा हो गया, नहीं वो टाइम तो हीरो सोच के बैठा था। ऐसे क्या हुआ, देखो डॉक्टर साहब, ये हर रोज पीता है, पी के हमको मारता है, किसी फैमिली के लिए 1 पैसा भी सेविंग नहीं किया है। अब वो मर गया तो एटलीस्ट वो काम मुझे को आता था, वो दे वुड आई गॉट दैट जॉब। अभी ये दिमाग पूरा ठीक नहीं है, खुद का काम वो नहीं कर रहा है देखभाल करने के लिए, मतलब कि मैं उसको घर में छोड़ के मैं भी काम नहीं जाने के लिए हो रहा। इसीलिए अभी मेरे 2 बेटी को स्कूल से निकालना था, क्योंकि मेरे पास फीस भरी, इसीलिए पैसा नहीं है। मैं सोचा मैं क्या किया, मैं सोचा कि जान बचाया, लेकिन उसको लाइफ तो खराब कर दिया। सो मैं सोचा ये तो गलत है, आई हैव नॉट बिकम न्यूरोसर्जन फॉर दिस टू मेक समबडीज लाइफ मिजरेबल, सही है ना। सो ये पहला स्टोरी है। दूसरा स्टोरी क्या हुआ कि एक यंग बिजनेसमैन, मैरिज होके 4 महीने 5 महीने हुए, हेड इंजरी हो गया, लेफ्ट साइड ब्रेन चोट लगा, ऑपरेशन किया, बेहोश, ये वो पूरा चक्कर से बाहर आ गया। 1.5 महीने के बाद चलना फिरना शुरू किया, लेकिन लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन राइट साइड बॉडी कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन बात भी कंट्रोल करता है। ब्रेन में 3 बात कंट्रोल है ब्रेन में, एक हम क्या बात करें वो समझ में आना, दूसरा वो क्या बात करने वो करना, तीसरा मुंह पहचानना, मुंह या वस्तु पहचाना। वो तीनों जगह चोट लगा था। सो वो चल रहा था लेकिन बात में 0, मतलब खुद का नाम पुकारे तो वो टर्न नहीं कर, उसको समझ में नहीं रहा था। ओके सो लिटरली सुरेश बोल के उसका कॉलर पकड़ के लेके आना था। एक दिन वो मिसेस लेके आ गया फुफा का, मैं देख के सोचा मैं क्या किया, ये अभी एनिमल हो गया। एनिमल और ह्यूमन बीइंग का फर्क क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये तो उसको जान बचा के क्या फायदा, मरेगा नहीं नेक्स्ट 30 साल, मरेगा नहीं, जिएगा नहीं, उसका खुद का नाम पता नहीं है, मिसेस का नाम पता है, उसका बेटा है, बेटा होगा उसको भी पता नहीं, क्या फायदा। वो दूसरा स्टोरी है। तीसरा स्टोरी है कि एक IT प्रोफेशनल का फादर, उसको स्ट्रोक होकर ब्रेन हेमरेज होकर बेहोश पड़ा था। सो हमारा ये बहुत बड़ा नहीं है तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। सो हमारा सीनियर्स हमको सिखाया था, वही हम गाना सुना के हम जा रहे थे, हम ऑपरेशन नहीं किया था, 1.5-2 महीने में वो ऑब्जर्व हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, वही गाना सुना के हम जा रहे थे जी। 1.5 महीने हो गया था, वो वार्ड के आ गया, वार्ड में मैं डॉक्टर था, इसीलिए हम क्लोज हो गए, क्योंकि हर रोज था ना, कितना हफ्ता है तो हम क्लोज हो जाते। सो उसका बेटा IT प्रोफेशनल था, एक दिन आके वो पूछा मुझे एक स्कैन करो अंदर क्या हो रही देखने के लिए। अच्छा ठीक है,
स्कैन किया, वो 90% कम हो गया था। सो मैं सोचा कि मैं छोटा न्यूरो सर्जन बन रहा, तो मुझे पता कि मैं कुछ करने से होगा। मैं उसका बाद पूरा स्ट्रांगली बोला, देखो 90% कम हो गया। उसका नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा, मुझे एक ट्रक मारने के टाइप होगा, क्या हुआ, क्यों मेरा फादर आंख नहीं खोल रहा है, क्यों बात नहीं कर रहा है, पूछा, सच पूछा। हाँ बिल्कुल। सो वो टाइम मुझे क्या पता चला कि फिजिकल हीलिंग इज नॉट इक्वल टू फंक्शनल आउटकम। हम ये कम्युनिकेशन नहीं दिया फैमिली को। वो सोचा एक क्लॉट चले गए तो मेरा पिताजी उठेगा, चलेगा, फिरेगा, बात खाना खाएगा, बात करेगा, मैं उसको घर में छोड़ के मैं काम चाहता हूँ। सच सही है ना, लेकिन वो नहीं हुआ। उसको गुस्सा आ गया। गुस्सा क्यों आया कि हमारा कम्युनिकेशन ठीक नहीं था। सो ये 3 प्रश्न के बाद मुझे पता चला कि सिर्फ ऑपरेशन इज नॉट इनफ, देयर इज लाइफ बियॉन्ड सर्जरी। वो टाइम में न्यूरो रिहैबिलिटेशन रुपए के उसको अटक है। इसे कैसे आपका अभी ये कनेक्शन कभी तो नहीं रहा ये चीज, बिल्कुल। उसके बाद मैं न्यूरो सर्जन बना, न्यूरो रिहैब शुरू किया, सब हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करना, हमारा सब स्पेशलिटी है, फेलोशिप हम बोलते हैं। सो फाइनली मैं फंक्शनल न्यूरो सर्जरी में फेलोशिप किया, जापान टोक्यो जाके मैं उधर ट्रेनिंग किया। सो उधर जाने के बाद वो स्पेशल सर्जरी में करता हूँ, किसी को पता नहीं तो आप गूगल में जाइए, बैंगलोर गिटार सर्जरी डालो, मेरा वीडियो आता है, पेशेंट गिटार बजा रहा था, मैं ब्रेन का अंदर ऑपरेशन कर रहा था। 9 सेंटीमीटर अंदर जाके वो ब्रेन को थोड़ा बर्निंग कर रहा था। I burn brain circuits to help patients get better. That is a guitar surgery. That made me shift from a structural neurosurgeon to a functional neurosurgeon, to understand functional brain circuits. That is the story of why I got what I got. So why that guitar? So उसका प्रॉब्लम क्या था कि उसका ये 3 फिंगर्स लेफ्ट हैंड में गिटार बजाने के समय ऐसा उसका बात सुन नहीं रहा था। Okay. हम इसको बोलते हैं न्यूरोसर्जरी में गिटार क्रैम्प्स या गिटारिस्ट डिस्टोनिया और फोकल हैंड डिस्टोनिया। गिटार बजा नहीं रहा तो ये पैरालिसिस नहीं, ठीक है, सिर्फ गिटार बजाने के लिए गिटार हाथ में होना है। गिटार हाथ में नहीं होना, वो ड्रामा किया तो ठीक है, गिटार पकड़े है तो ये तीनों उंगली किधर अलग अलग जाता है, वो काम नहीं कर रहा। काम नहीं। ये साइकोलॉजी नहीं है, इसको ब्रेन स्कैन नॉर्मल है, खून का टेस्ट सब नॉर्मल है, लेकिन ये हम कन्नड़ में बोलते हैं तरले ब्रेन सर्किट। ये पता चलता है मतलब बात नहीं सुनते हैं। वैसा। सो वो सर्किट तो मैं बर्न करना, वो किस सर्किट ब्रेन बर्न करने के लिए मैं जापान गया था। उससे कि वो मैं कैसा बर्न कर रहा था, वो गिटार बजाना प्ले करना अच्छा हो गया, इसीलिए उसको बेहोश नहीं कर सकता, नहीं उसको होश रख के करना। सो मैं ब्रेन के अंदर हूँ, वो गिटार चला चाहिए, वो फीडबैक चाहिए, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो मैजिकल है, रियली मैजिकल। हाँ बिल्कुल। ये इस 4 कहानी के बाद मैं डिसाइड किया थी इतना पेशेंट का हेल्प कर सकता है, मैं लाइफ लॉन्ग सरक। You should also tell what other functional neurosurgeries that you do, which condition. ताकि सर के हाथ हिलाया, हाथ हिलाते स्टॉप कर सकता हूँ, किसी गर्दन ऐसा चलाता हूँ बंद कर सकता हूँ। सो ऐसा पेशेंट्स के लिए 2 टाइप का सर्जरी है। एक है पेसमेकर डालना ब्रेन के अंदर, DBS हम बोलते हैं, लेकिन पेसमेकर बहुत महंगा है। पेसमेकर का दाम है 19 lakhs, ओके, प्लस सर्जरी और 7 लाख। कितना मिडिल क्लास इंडियंस को 25 लाख अफोर्ड कर सकते, सोचो। सो अभी पता है अभी प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं सफर करना। सो ये बर्निंग सर्जरी 2 लाख 2.5 लाख हो जाएगा। ओके, सो दिस इज लो कॉस्ट सर्जरी। सो आई वांटेड टू लर्न दिस थिंग्स टू हेल्प इंडियंस, क्योंकि ये बात हम भूल गए बोलने के लिए। हम दोनों बैंगलोर मेडिकल कॉलेज से पढ़ा, ठीक, हम दोनों बात बोल सकता है कि हम मेरे स्टूडेंट से ये वो बेस्ट कॉलेज में पढ़ा, वो सच तो है, गलत नहीं है, ठीक, लेकिन सच में हमारा MBBS डिग्री मिला 5,000। आपको पता है MBBS उसमें, आपको पता है MBBS चलाने के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? 5,000 में नामुमकिन है वो टाइम में भी। सच में कैसा मिला? पब्लिक फंडेड आवर एजुकेशन। दिस इज द रियलिटी। And I got my neurosurgery degree for 75,000 rupees. My entire education is done in under 1 lakh rupees. So we did not go abroad.
because we thought we have to take care of the people who funded our education. इसीलिए मैं हम भारत में बैठ के एक काम कर रहे हैं. सर आपके इस खूबसूरत सोच को तो हम हमारी तरफ से सलाम है. एब्सोल्युटली, थैंक यू. सर आप तो मैजिशियन भी हैं. हम म्यूजिशियन, हम भगवान का एक स्किल है. सो हमारे हाथ में क्या है, भगवान दिया है, हमको तो करना है. बिल्कुल. सच में सब पेशेंट ठीक नहीं हुआ. इसीलिए मैं बोलता हूँ हमारे ऊपर कौन है. बिल्कुल. लेकिन हमारा कोशिश है हर पेशेंट को ठीक करने के लिए. हम चला, हर बार वो सक्सेस नहीं होता है. एग्जैक्टली. तो मैम जैसे हमारे इस रेडियो स्टेशन के प्लेटफॉर्म से आपको सिर्फ खिताई पीर पंजाल में ही नहीं बल्कि भारत में भी नहीं, हमारी ऐप के थ्रू समूचे विश्व में आपको जो है आवाम सुन पा रही है. तो मैम बहुत सारी ऐसी लेडीज डॉक्टर जो है वो आपको सुन पा रही होंगी. तो सबके मन में एक डायलेमा होता है कि वर्क के साथ साथ अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसको बैलेंस करना. तो मैम उनके लिए आपका एक क्या संदेश रहेगा? आपने अपनी लाइफ को कैसे बैलेंस किया? शुरू में जब MBBS खत्म हो गया जी, इसने एक क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन करना है कि बच्चे करना है. तो ऐसा नहीं पूछा. मैं पूछा यू वांट टू बी अ फुल टाइम डॉक्टर. हाँ ठीक है. तो ऐसा नहीं पूछा, बच्चे नहीं. ओके. सो मेरा तो ये मन था कि अगर बच्चे हैं तो वो मुझे पसंद था तो ठीक है. अभी डॉक्टर तो नहीं बनना था, अभी तो बन गए, अभी वापस नहीं कर सकते, तो चलो बच्चे कर लेते हैं जी. तो मैंने वो चॉइस बताया उसको. तो उसने बोला ठीक है, अगर ये रूट लेना है तो पोस्ट ग्रेजुएशन अभी नहीं होगा क्योंकि फोकस करना है, क्योंकि दादी नाना नानी के बच्चे उसके हिसाब से नहीं ला सकते हैं, लेकिन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर पेरेंट्स है तो डिसीजन ले लिया. तो आई स्टेप्ड बैक. तो जब तक मेरी बेटी 5 साल की नहीं हुई तब तक ये चलाती थी. घर से मैंने ये काउंसलिंग का कोर्स किया, छोटा छोटा काम कर रही थी, पार्ट टाइम काम शुरू किया बाद में. आई थिंक 4 years, no, when she was 3.5, 4. He was about 2.5. हाँ, अपना सहज हुआ. no, before he was born. तो उसको स्कूल में छोड़ के आधे दिन के लिए मैं काउंसलर और कंसल्टेंट थी एक कॉलेज में. तो आधा दिन का वो 3-4 hours का काम करके वापस आती थी, बेटी को पिकअप करके घर में रहती थी. तो सिलाई कढ़ाई पेंटिंग कुकिंग ये सब मुझे बहुत पसंद था. वैसे मैंने अपने आप को बिजी रखा, बच्चों के साथ थी, बाद में बेटा हुआ उसके साथ भी थी. बीच में ये काउंसलिंग का कोर्स, रिहैबिलिटेशन का कोर्स और न्यूरोसाइकोलॉजी का कोर्स ये सब बीच में कर लिया. तो बच्चे जब एक टाइम में अराउंड 8 years लेटर दोनों स्कूल चलने लग गए. पूरा दिन घर से बाहर थे. फर्स्ट स्टैंडर्ड जब बेटा था तो तभी मुझे बहुत सारा टाइम मिला. तो तभी मैंने सोचा कि काम कर सकती हूँ. तो तब से मैंने काम करना शुरू कर दिया. तो ऐसा नहीं है कि हम कोई रेस में हैं. चॉइस करना हमारे हाथ में है. किसी के दबाव में आके, सोसाइटी में बहुत दबाव था मेरे लिए, इनके लिए बोल रहे थे कि मेडिसिन का एक सीट वेस्ट कर दिया, बिल्कुल ये थोड़ी हो सकता है. नहीं, लेकिन हमारा चॉइस था. तो मुझे ये तसल्ली हो गया अगर हस्बैंड सपोर्ट कर रहा है तो प्रॉब्लम नहीं होगा. हाँ बिल्कुल. तो लोगों को भी समझना चाहिए कि हस्बैंड्स भी बहुत बड़े रोल करते हैं. ये सिर्फ अकेले औरत का डिसीजन नहीं हो सकता है. बिल्कुल, है ना, दोनों का डिसीजन होना चाहिए. तो उसमें इसने साथ दिया तो मुझे तो आसानी से हो गया. लेकिन मेरे बैच के बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उसी टाइम उसने शादी भी कर लिया, हम पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, साथ में बच्चा भी हो गया, इधर उधर कोई एग्जाम लेना. हाँ, इतना बड़ी बात तो नहीं है, कर सकते हैं, लेकिन बहुत डेडिकेशन होना चाहिए, है ना. दोनों की तरफ
हम डेडिकेशन नहीं दे सकते। पढ़ाई की तरफ भी 100% देना है, बच्चों की तरफ भी 100% देना है, वो नहीं हो पाएगा मेरे हिसाब से। लेकिन बहुत सारे लोग किया, मेरे बैचमेट्स बहुत सारे बच्चे भी किए, शादी भी किए, पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर लिया। लेकिन मुझे लगा कि ये कोई रेस में नहीं हूं मैं, आज तो बहुत कुछ हूँ, सक्सेसफुल हूँ, कोई रिग्रेट्स नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से बैलेंसिंग हुआ, कोई स्ट्रेस नहीं था जी। तो, क्योंकि चॉइस हमारा था। इसमें ऐड करता हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमारा भारतीय सिस्टम में ये क्या बोलते हैं कि जॉइंट फैमिली, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मन में रखिए थे ये बेकार है, वो बेकार, हम अलग से रहना है, वो गलत है। हम आज तक हम जॉइंट फैमिली नहीं, आज भी। आज भी। सो 2017 तक हम 4 जनरेशन एक ही घर में था। मेरा नानी था, मेरा माँ बाप, हम और हमारा बच्चा, 7 जन घर में, 7 ईगो, 7 पॉइंट्स ऑफ व्यू। एक टाइम हम अंपायर का काम भी कर रहे हैं, किसी को इसके ऊपर नहीं वो कंप्लेन करता तो सबको हम संभालना इकट्ठा रखना है, लेकिन नो रिग्रेट्स। अबे नो रिग्रेट्स, हमारा ये सब हम क्यों कर सका, क्योंकि हम सपोर्ट हाथ नहीं काम टुवर्ड्स, वी वर टुगेदर। फाइनेंशियल सपोर्ट वो गलत है, ये इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सब में गिव टेक होता है, बिल्कुल। सभी एक ही ट्रेन में हम चल नहीं सकता, ठीक है, आप ही थोड़ा सैक्रिफाइस करना है, वो भी करना है। आसपास बैठ के बात करना, चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं है। सो बात कुछ एक टाइम में होगा, कुछ फर्क होगा, किसी का आइडिया अलग रहेगा, क्योंकि हम सब इवेंचुअली हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सब सबको सपोर्ट करने के लिए ये सब किया तो सच में आप एंजॉय भी कर सकते हैं, सबको देखभाल भी कर सकते हैं, आपको क्या होगा वो मिल सकता है। अब अभी तक कोई रिग्रेट्स नहीं है, तो अगर डिसीजन पहले अच्छा ले लिया, यू कैन स्टिक टू इट। ऐसा नहीं कि उसके दबाव में आके कर लिया, इसके दबाव में आके कर लिया, बाद में रिग्रेट करे कि क्यों किया, वो नहीं होना चाहिए ना। ये क्या इम्पोर्टेंट है कि किसी दूसरे आदमी को खुश रखने के लिए आप कुछ डिसीजन लेना गलत है, तुम खुश रहो। सी मेरा ख्याल से लाइफ के, हम सब के लिए लाइफ में 5 एलिमेंट्स चाहिए। पहला हेल्थ, विच इज हेल्थ। सेकंड है हैप्पीनेस, संतोष। तीसरा है पीस ऑफ माइंड, मन का शांति। चौथा है लव, प्रे। फिफ्थ है रिलेशनशिप्स, रिश्ता। इस 5 पैसा नहीं आता, खरीद नहीं पाता, कैसा खरीद पर, यस, किसी को ये 5 चाहिए, क्योंकि पैसा सब खरीदता तो पैसा वाला क्यों डिप्रेशन में। हाँ, बिल्कुल सच में सोच ना, कुछ को फैमिली क्यों टूटता है। सो ये पैसा से ये मतलब नहीं है, मैं पैसा गलत नहीं बोल रहा, पैसा से ये नहीं मिलता, क्योंकि तुम मशीन नहीं है खरीदने के लिए, बिल्कुल बेचने के लिए। सो ये आपका वो लाइफ का प्रिंसिपल सेट किया तो आपको पता चलेगा आप लाइफ कैसा चलाना है, कैसा नहीं चलाना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। किस दिशा में जाना भी इंपॉर्टेंट है, किस दिशा में नहीं जाना वो और इंपॉर्टेंट है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे श्रोता जरूर एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा ले रहे होंगे इस बात से भी कि कैसे एक स्त्री को आगे बढ़ाने के लिए एक पुरुष का, और एक पुरुष को आगे बढ़ने के लिए स्त्री का बराबर योगदान रहता है। 50-50 बिल्कुल। और बहुत ही खूबसूरती से आपका ये साथ हमेशा आगे बढ़े, हमारी ये भी शुभकामनाएं आपके लिए। दोस्तों, ये थे डॉक्टर श्रीनिवासन और डॉक्टर प्रतिभा, जिनके साथ हमने तय किया दिल से दिमाग तक का सफर। दोस्तों, ये सफर यहाँ खत्म नहीं होता, ये था इस सफर का पहला पार्ट। बाकी पार्ट्स को देखने के लिए जुड़े रहे रेडियो सदाए पीर पंजाल 88.4 FM, अपनी जुबान अपना ख्याल।